नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है आईए ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजना, मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है, ऐसी सारी योजनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोषण अभियान। ये कब स्टार्ट हुआ? 2018 का। स्टार्ट कहाँ से किया गया? राजस्थान का एक क्षेत्र है झुंझुनू, वहां से स्टार्ट किया गया। अब इसका एम क्या है? 6 वर्ष तक के बालकों और गर्भवती महिला को कुपोषण, ये लोग क्या रहते हैं, कुपोषण का अगर शिकार हैं, अगर इस एज में, इस टाइम पीरियड पे, तो वो लोग के लिए क्या है, आगे आने वाला पीढ़ी की समस्या का लिए रहेगा। तो उनकी कुपोषण को कम करना है, खत्म करना है। तो हर साल 2% कम होना चाहिए, ये एम है। इसको याद रखेंगे, 2% ध्यान रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज पे कितने जिले आए? 12 जिलों को टारगेट किया गया सबसे पहले। सेकेंड फेज में छत्तीसगढ़ से 16 जिलों को टारगेट किया गया। अब ये हो गया। अब यहाँ डाटा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, या फिर हो सकता है अगर छोड़ना होगा ना कुछ, तो इसी को छोड़ना, और कुछ याद करना रहेगा ना टफ वाला, तो फिर इसी को याद करना। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ चौथे नंबर का 2015-16 में, तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या रिजल्ट आया उसको देखते हैं। 5 वर्षीय बालकों में बौनापन जो है छत्तीसगढ़ में 37.6% और इंडिया में 38.6% है। ये लेस इंपॉर्टेंट है। ये बाकी 3, ये 6 जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। 5 वर्षीय बालक जो ऐसे बालक जो कुपोषण का शिकार है, तो ऐसे छत्तीसगढ़ में कितना है? 37.7%, और पूरे इंडिया में देखा जाए, इंडिया के हिसाब से 35.7% एवरेज, ठीक है। उसके फिर देखते हैं 15 से 59 साल तक में महिलाओं में एनीमिया कितना है, उसका लेवल क्या है? तो 47% है छत्तीसगढ़ में। 47% महिलाओं को एनीमिया की समस्या होती है, ठीक है। इंडिया लेवल में देखा जाए तो 53.1% महिलाओं में एनीमिया की समस्या पाई गई है। ये बहुत बड़ा लेवल है, इसीलिए एनीमिया को दूर करने के लिए बहुत तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां रिपोर्ट आया, तो उसमें कुपोषण दर कितना बताया गया? 31.3%। इंडिया छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर 31.3%, और इंडिया में कुपोषण दर है 32.1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। बाकी सब याद करो ना करो, इन दोनों को कर ही लो। अगला आते हैं पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। नाम से स्पष्ट है, पोषण का लेवल को बराबर करना है, लेवल में लाना है, ठीक है। तो इसका एम ऑफ प्रोविजन क्या क्या है, इसमें देख लेते हैं। 6 माह से लेके 6 साल तक के बालक कौन कौन आएंगे, पहले उसको देख लेते हैं। 6 माह से लेके 6 साल तक के बालक, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां जिनकी एज है 11 से 14 वर्ष, इनको रेडी टू ईट मील दिया जाएगा। ये पोषण के लिए काम हुए। अब जो किशोरियां हैं इस एज की, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आप लोग इस क्षेत्र में और क्या क्या काम कर सकते हो, या फिर नहीं, इसके अलावा और क्या। देखिए इसमें प्रशिक्षण क्या क्या दिया जाएगा। पहली बात तो संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित आहार के बारे में बताया जाएगा कि खाने में क्या क्या होना चाहिए, कितने मात्रा होना चाहिए, सारा चीज बताया जाएगा। और किस चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं अगला, तीसरा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि इसको पूरा डेट से याद रखेंगे। 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया गया, ठीक। अब इसका एम क्या है? जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर वो किसी टाइप का वर्क कर रही हैं, तो उनको अगर, क्योंकि क्या रहता है, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो काम अगर ना करें तो उनके घर में दिया न जले, खाना नहीं पके, ऐसा समस्या हो जाता है। इसलिए उनको, वो गर्भवती है उसके बाद भी वो लोग काम करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाएगा, उनको आराम करने दिया जाएगा। और उनके लिए जो उनका वेज जो होने वाला है, मतलब जो उनका जो श्रम का मूल्य जो रहेगा, उसको कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। और 3 किस्त में देगा। पहला किस्त में 1000, दूसरा किस्त में 2000,
तीसरा किस्त में भी 2,000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। ठीक है, अब इसमें पूरा पूरा पैसा तो गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा रहा है, दोनों मिलके चला रहे हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्य का जो अंश रहेगा इसमें पैसा कितना कितना दे, टोटल कितना हो रहा है 5,000 रुपये, टोटल 5,000 रुपये दिया जाएगा हर महिला को। तो उसमें का जो 5,000 का 60% पार्ट है, 60% जो पैसा है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो 40% हिस्सा है उसको कौन देगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हुआ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके बाद आते हैं चौथा, सखी वन स्टॉप सेंटर। ये बहुत फेमस है, हमारे छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया 2015 से, 16 जुलाई 2015। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरुआत हुई, रायपुर से, और 2017 के बाद से सभी जिलों में लागू कर दिया गया इस योजना को। अब इसका एम क्या है, कोई महिला, ठीक है, जो घर के अंदर या बाहर कहीं भी अगर किसी भी टाइप की प्रताड़ना का शिकार हुई है, पीड़ित है, तो उन सभी को एक ही छत के नीचे आवास की सुविधा, पोषण की सुविधा, संरक्षण और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। ये सारे इसके एम हैं। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, टोटल 6 इसमें मेन कार्य किए जाने हैं। ठीक है, मेन 6 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपातकालीन बचाव या सहायता। क्या होता है, जैसे घरेलू हिंसा हो गई महिला, किसी महिला के साथ, या फिर बाहर में अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो तत्कालीन आपात मतलब तुरंत उनको सहायता प्रोवाइड किया जाएगा, उनका बचाव किया जाएगा। फिर आता है अगला, चिकित्सकीय सहायता। किसी टाइप की अगर शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति हुई है किसी महिला को, तो उसके लिए तुरंत तत्कालीन चिकित्सकीय व्यवस्था की सुविधा की जाएगी। FIR दर्ज करने में क्या होता है, महिलाओं को डर लगता है। अगर पुलिस, मतलब ऐसा रहता है ना, सिर्फ महिलाओं नहीं पुरुषों को भी, हर किसी को पुलिस के झंझट से, पुलिस का जो कार्यविधि है ये झंझट लगता है टाइप का। इसी कारण से बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं जो सामने आने चाहिए लेकिन नहीं आ पाते। क्यों, क्योंकि ये झंझट समझ लेते हैं इनको, और कौन घूमता फिरे ऐसा करके, तो इसलिए FIR करने में संकोच भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर किया, मतलब सहायता की जाएगी, FIR में सहायता की जाएगी महिलाओं को। ठीक है, विधिक सलाह दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आपका ये अधिकार है, अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको आपके सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ करना रहेगा, ये सारी सलाह प्रोवाइड की जाएगी। मनोवैज्ञानिक परामर्श, क्योंकि क्या है, देखिए, अगर मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, चाहे शारीरिक प्रताड़ना दी गई हो, किसी भी टाइप की प्रताड़ना दी गई हो, वो जो महिला है वो परेशान हो ही जाएगी। तो उसको उसकी परेशानियों को हल करने के लिए उसको परामर्श दिया जाएगा, तो उसको बोलेंगे मनोवैज्ञानिक परामर्श। ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास ले जाया जाएगा, उनके साथ उनको वो कंसल्ट करेंगे और उनका ठीक से देखभाल करेंगे, देखेंगे उसमें मतलब उनको क्या क्या चीज़ होना चाहिए उनके साथ, वो सारा चीज़ उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद फिर अगला आते हैं आपातकालीन आश्रय। आपातकालीन आश्रय की बहुत ज़रूरत होती है महिलाओं को। अगर घर में जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया तो कहाँ जाएगी, तो उनको तुरंत एक आश्रय चाहिए रहेगा, एक आवास के लिए कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा उसको, तो उसके लिए आश्रय की व्यवस्था भी इसका मेन उद्देश्य है। अब ये सारे प्रोविजंस हो गए इसके। अब इसका जो है प्रेरणा कहाँ से मिला, प्रेरणा स्रोत कौन है, सीडॉम में यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन हुआ था 1993 में, ये इस योजना का आधार बना। इस योजना का आधार कौन है, सीडॉम कन्वेंशन 1993, और इसको कौन ऑर्गेनाइज कराया था, यूनाइटेड नेशंस। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, एकीकृत या समेकित बाल संरक्षण योजना, इसको बोलते हैं ICPS शॉर्ट में। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका एम क्या है, बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना। मतलब देखिए, अब पहले पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एम समझ आ जाएगा अपने आप। किशोर न्याय, और दूसरा क्या उद्देश्य है, किशोर न्याय अधिनियम। देखिए जो हमने पढ़ा है एक्ट वाले पार्ट में, किशोर न्याय अधिनियम के बारे में पढ़े हैं 2015 के बारे में, तो उसमें संरक्षण मतलब बालकों के, किशोरों के संरक्षण का जो प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट करवाना इस योजना का उद्देश्य है। और बच्चों को सुरक्षित वातावरण, किस चीज़ से सुरक्षित वातावरण, देखिए क्या होता है, बहुत सारे कॉलोनीज ऐसे होते हैं जहाँ मतलब मारपीट होता है और आपराधिक मतलब गतिविधि में शामिल होने वाले
लोग ज़्यादातर रहते हैं। अगर ऐसा कोई कॉलोनी है, ऐसा कोई मोहल्ला है, तो वहाँ जो बच्चे रहेंगे उनको उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उन सबको वहाँ से संरक्षण देना, वहाँ सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, ये इस योजना का उद्देश्य है ICPS का। अब इसमें हितग्राही कौन कौन होंगे? जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में जो हितग्राही है, सारे के सारे इसमें भी हैं। कौन कौन होंगे? घुमंतु, अनाथ है कोई निराश्रित है, कोई देख रेख या संरक्षण की आवश्यकता है किसी ऐसे बालक को, वो आएगा। और कानून का उल्लंघन करने वाले भी आएंगे। यहीं पर घुमा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कानून का उल्लंघन करने वाले जो बच्चे रहेंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना, उन्हें गलत राह दिखाया गया, इसलिए वो लोग गलत जा रहे हैं। अगर सही चीज़ को समझाया जाता उनको, सही तरीके से अगर उनको शिक्षा दी जाती, तो वो गलत काम में कभी जाते ही नहीं। इसलिए उनको भी इनोसेंट माना जाता है, इसलिए उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब इसमें प्रोविजन क्या है? राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी गृहों का निर्माण करेगा। बहुत सारे कौन कौन से गृह रहेंगे? राज्य बाल संरक्षण गृह, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण जो रहेगा एक वो रहेगा, जिला बाल संरक्षण समिति, बाल गृह रहेगा, विशेष गृह रहेगा, और कुछ ऐसे भी जो इस एक्ट में हैं। इस एक्ट में बहुत सारे अलग अलग गृहों के बारे में बताया गया। तो वो सारे गृहों का निर्माण भी करेंगे, संचालन भी करेंगे और उनका संवर्धन करने का भी प्रयास करेंगे। इसमें प्रोविजन है ये सारे। अब इसमें वैधानिक निकाय के बारे में बताया गया। 2 वैधानिक निकाय होगा, ठीक है। एक है किशोर न्याय बोर्ड और एक है बाल कल्याण बोर्ड। ये 2 चीजें हैं। अब इसके साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अब अगला आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये बहुत फेमस है और आप लोग सब मेरे को यकीन है सुने होंगे कभी ना कभी, भाई जानते नहीं होंगे इस एक्ट में, मतलब इस योजना में और क्या किस संलग्न है। देखिए इसका सबसे पहले तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 2015, क्योंकि ये बहुत ही आइकॉनिक योजना है। इसलिए ये इसको कुछ भी किसी भी चीज छोड़ सकते हो, इसको और इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो अगला देखिए, अब इसमें देखते हैं एम क्या क्या है इसका। लिंग चयन जो होता है, जैसे जब भ्रूणावस्था में रहता है कोई बच्चा जो है, मतलब गर्भ में है, और वहाँ चयन किया जाता है कि हाँ लड़की है कि लड़का है, ऐसा सुनने तो हो गई, ठीक है। तो अगर लड़का है तो ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ लड़कियाँ नहीं चाहिए, ऐसा रहता है, मेंटलिटी वैसा रहता है। तो लड़कियां अगर हैं किसी के भ्रूण में है तो उसको वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, निकलवा देते हैं, या फिर बहुत तरह का उसमें प्रोसीजर भी रहता है, ठीक है, कि पेट में ही मार देते हैं, इस टाइप का बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ये सब चीज़ से इससे क्या होगा, अगर बेटियों को लाएंगे ही नहीं तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पुरुषों के पास तो जन्म देने का तो अंग होता नहीं है, ठीक है। तो महिलाओं की ज़रूरत है, बेटियों की ज़रूरत है, और उनका हत्या जो कर दिया जाता है ये बहुत गलत बात है और उसी को रोकना है, ठीक है। तो लिंग चयन को रोका जाएगा, ठीक है। किसी भी जो सोनोग्राफी कराने वाली संस्था है, सोनोग्राफी करती है, वो कहीं भी अब लिंग चयन नहीं करते, वो लोग नहीं देखने देते कि क्या लड़का है कि लड़की है, नहीं बताएंगे, बस उसको पता रहेगा कि हाँ एक बच्चा है, स्वस्थ है कि नहीं, बस इतना बस देखेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो लिंग चयन बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, लिंगानुपात जो है बढ़ेगा। अब लिंगानुपात क्या होता है, लड़कियों के कंपैरिजन में, मतलब लड़कों के कंपैरिजन, लड़के और लड़कियों का अनुपात 1000 के रेशियो में, ठीक है। 1000 लड़के हैं तो उसमें उनके लिए कितनी लड़कियां हैं, 334 343 कितनी है, वो उनका लिंगानुपात कहलाता है। अगर मतलब बच्चियों की हत्या नहीं होगी, ठीक है, बच्ची मतलब लड़की वाला जो भ्रूण है वो प्रॉपर विकसित होगा, बेटी पैदा होंगी, तभी ये अनुपात जो है वो संतुलित रहेगा। और अगर नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए लिंगानुपात को बढ़ाना है, ठीक, ये भी इसका उद्देश्य है। उत्तरजीविता और सुरक्षा की गारंटी, मतलब उत्तरजीविता क्या होता है, मतलब लड़कियां एक एज आएगा, मतलब जैसे 18 तक की होगी तो उतने टाइम तक उसको शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो हायर स्टडीज़ करना चाहती है तो हायर स्टडीज़ की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर उसके बाद वो जॉब करना चाह रही है किसी भी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट में, जैसा भी है, अगर वो चाह रही है,
क्योंकि देखिए हर कोई नहीं चाहता, कुछ लड़कियां आराम भी करना चाहेंगी, हो सकता है, नॉट 100%, लेकिन कुछ तो होंगी ऐसे जो घर में रहना पसंद करती होंगी, जॉब में जिनका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ होंगे ऐसे, ठीक है। तो वो उनकी उत्तरजीविता है कि वो जॉब करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, हायर स्टडीज़ करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो उसको सुनिश्चित करना, मतलब उनकी इच्छा को सुनिश्चित करना कि वो कहाँ तक पढ़ना चाहती है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये दोनों ही चीज़ इसमें आता है। शिक्षा का लेवल बढ़ाना, मतलब हो सकता है अगर अभी इसको, चलिए उसको रहने दीजिए, शिक्षा का लेवल को हाई करना, पोषण हाई करना, पोषण का लेवल बढ़ाना, ICDS जो कार्यक्रम है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक, ये सारे के सारे इसके उद्देश्य हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कहाँ का, मतलब ये सेंट्रल लेवल का है, तो सेंट्रल लेवल पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से पूरे सारे राज्यों को मिला के टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 डिस्ट्रिक्ट में जब फर्स्ट फेज स्टार्ट किया ना, तो 100 जिलों का चयन किए जहाँ पर लिंगानुपात जो है वो कम है लिंगानुपात, ऐसे 100 जिलों का चयन किया गया और वहाँ पर इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया, पहला चीज। दूसरा, सेकेंड फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 161, ठीक है। तो इन 100 डिस्ट्रिक्ट में जब फर्स्ट फेज में जब लाया, मतलब इस योजना को लागू किया गया, तो फर्स्ट फेज में हमारे छत्तीसगढ़ से एक जिला था रायगढ़, इसको यहाँ पर, मतलब जहाँ ये योजना लागू की गई रायगढ़ में सबसे पहले, ठीक है। तो वहाँ का लिंगानुपात 6 वर्ष तक के बालकों का कितना था, 943, मतलब लड़के पैदा हो रहे हैं 1000 और लड़कियां हैं 943, ये लिंगानुपात उस टाइम था, ठीक है। और सेकेंड फेज में एक और जिला ऐड किया गया, बीजापुर, छत्तीसगढ़ से। तो अगर छत्तीसगढ़ से देखा जाए तो 2 जिले हैं, एक है रायगढ़, एक है बीजापुर। फर्स्ट फेज में कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने जिले, 100 जिले। सेकेंड फेज में कितने जिले, 161 जिले। अब इसमें रिपोर्ट क्या का मतलब, ये जनगणना के हिसाब से 2001 में जब सेक्स रेशियो देखा गया तो वो कितना था, 975, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों का सेक्स रेशियो जो है 975 था। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से सेक्स रेशियो 969 हो गया, मतलब ये कमी आ गई इसमें। तो इस कमी को जल्द ही भरा जाएगा, ठीक है। ये योजना को और अच्छे से क्रियान्वित किया जाएगा, बहुत सारी और भी स्कीम्स हैं, बहुत सारी और भी एक्ट हैं, उन सब के थ्रू महिला बच्चों, मतलब बच्चियों का और विकास किया जाएगा, शिक्षा के स्तर पर, पोषण के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, सब चीज़ें। अब देखिए अगला योजना देखते हैं, उज्ज्वला गृह योजना। इसमें धोखा नहीं खाएंगे, ये उज्ज्वला गृह योजना है। एक है उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर देते हैं, लेकिन ये उज्ज्वला गृह योजना है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एम है, एम और प्रोविजंस देख लेते हैं इसके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब अगर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, अगर किसी भी व्यक्ति का वस्तुओं के समान क्रय विक्रय करे कि मेरे को 3 आदमी चाहिए, मैं तेरे को 3 लाख देता हूँ, ठीक है, 3 लाख में मैं 3 आदमी खरीदा, मतलब मैं एक वस्तु की तरह खरीद रहा हूँ किसी व्यक्ति को, तो ये क्या कहलाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये सुनने में बड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन होता है, अभी भी हो रहा है। जैसे पहले दास पता चलता था ना, दासों को खरीदते थे, वैसे अभी भी ये चल रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, खत्म करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होता है, बहुत सारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए, ठीक है। यौन शोषण भी अगर हो रहा है तो इन सभी से बचाव किया जाएगा, बचाव के बाद पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी और उनको विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, ठीक है। तो इसका संचालन कौन करेगा इस योजना का, NGO। अब NGO मतलब एक NGO नहीं है, बहुत सारे NGO जो इस फील्ड से रिलेटेड है, उनको ये काम दिया जाएगा। और इसमें कंट्रीब्यूशन, मतलब जो अंशदान, पैसा कौन कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी देगा और NGO भी देगा। किस रेशियो में, 60, 30 और 10 के रेशियो में, मतलब जितना भी वो फंडिंग होगा उसमें से 60% पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 30% पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट देगा और 10% पार्ट जो है वो NGO का खुद का रहेगा।
अब अगला योजना आते हैं स्वाधार गृह योजना। स्वाधार गृह योजना, देखिए स्वाधार को हम क्या बोल सकते हैं, स्व धन आधार, इसमें विभाजित कर सकते हैं, मतलब आधार दिया जाए किनको, महिलाओं को। तो इसमें इसका एम और प्रोविजन क्या क्या है, संकटग्रस्त, किसी भी टाइप के संकट से ग्रस्त है अगर कोई, ठीक है, परित्यक्त है जिसको छोड़ दिया गया किसी महिला को, वो विधवा है अगर कोई निराश्रित है, तो ऐसी सारी महिलाओं को आश्रय दिया जाएगा, सहारा दिया जाएगा, निःशुल्क परिपालन किया जाएगा उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारा का सारा सर्विस किनको दिया जाएगा, महिलाओं को, जिनके पीछे मतलब जो संकटग्रस्त है, परित्यक्त है, विधवा है या फिर निराश्रित है, ये सारे इनके कैटेगरीज हैं। अब छत्तीसगढ़ में देखा जाए, छत्तीसगढ़ में 3 जिले में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कौन कौन सा, एक है बिलासपुर, एक है सरगुजा और एक है कांकेर। इन 3 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस योजना को। अब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है 60% शेयर, मतलब 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है और 40% पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो इस तरह से हम लोग कौन कौन सा देख लिए, एकीकृत समेकित बाल संरक्षण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उज्ज्वला गृह योजना और स्वाधार गृह योजना। तो अब देखते हैं अगला, कामकाजी महिला हॉस्टल योजना। देखिए ये बहुत पुरानी योजना है, इसलिए इसके बारे में आने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये बहुत पुरानी 1972-73 की योजना है। तो इसमें इसका एम क्या है, एम और प्रोविजन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कामकाजी महिलाएं जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा, परित्यक्त, इन सभी प्रकार की महिलाओं में मतलब उनको सुरक्षित और किफायती रूप में आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके। तो ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में ऐसी कितने हॉस्टल बनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। टोटल 5 हॉस्टल हैं, 2 रायपुर में है, एक धमतरी में है, एक रायगढ़ में है और एक बिलासपुर में है। वैसे छत्तीसगढ़ में 5 ऐसे हॉस्टल बनाए गए हैं। अगला देखते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन स्टेट और सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओ तीनों मिलके इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना करता है 60%, स्टेट गवर्नमेंट कितना करता है 15% और जो एनजीओ है वो 25% का कंट्रीब्यूशन करते हैं इसमें। अब अगला देखते हैं योजना, पूरक पोषाहार योजना, इसको शॉर्टकट में एसएजी भी बोलते हैं। अब इसमें क्या किया गया, सबला योजना, एक है सबला योजना पढ़ चुके हैं, सबला योजना, और एक है किशोरी शक्ति योजना। इन दोनों योजनाओं को ना मर्ज कर दिया गया, और मर्ज कर दिए तो फिर बन गया पूरक पोषाहार योजना, मतलब इन दोनों योजनाओं को इसी में इंक्लूड कर दिए हैं, ऐसा है। अब देखते हैं इसका एम क्या है, 11 से 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए शाला प्रवेश और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। क्या होता है, बच्चियों को, छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अगर कोई मतलब बालक में मतलब लड़कियां हैं, बालिका है, तो ऐसा होता है कि पढ़ लिख के क्या करेगी, चूल्हा चौकी समान, ये सब चीज बोल दिया जाता है। तो प्रवेश में उनको बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्रवेश में दिक्कत आती है, तो उनके लिए शाला प्रवेश की व्यवस्था करना और उनके कौशल प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करना, ताकि अगर उनके पास कुशलता है तो फिर वो कोई जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लागू कितने में है, 28 जिले में, छत्तीसगढ़ में 28। देखिए अभी 4 और जिले बन चुके हैं, मतलब टोटल हो चुका है 32। लेकिन ये जो नए जो 4 जिले हैं ये घोषणा बस किया गया है, अभी ये प्रभाव में नहीं आया है, तो अभी तक हम लोग 28 जिला ही देंगे। जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा कि 4 नए जिलों का गठन किया गया है और उनके बारे में विवरण दे दिया जाएगा, तब मानेंगे कि 32 जिले हैं। अभी कितने जिले हैं, 28 जिले हैं, यही आंसर लेंगे। और ठीक, अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करना है, किनके लिए, 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए। आयरन, फॉलिक एसिड का टैबलेट जो है उनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि आयरन की जरूरत रहती है, जैसे पहले हम लोग उसमें भी देख चुके हैं, एनीमिया का समस्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है, आयरन एक प्रॉपर मात्रा में पहुंचे और फॉलिक एसिड भी पहुंचे, ठीक है। तो टैबलेट इनका वितरण किया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण टाइम टू टाइम किया जाएगा। कौशल मतलब उनका कौशल उन्नयन करना है,
शिक्षा का विकास करना है और उनको प्रबंधन में भागीदार भी बनाना है। ये भी इसके प्रोविजंस हैं, मतलब ये सारे भी ये अंतिम लक्ष्य है जो इस योजना के अंतर्गत प्राप्त करना है। अगला आते हैं बाल गृह। अब बाल गृह किसको करेंगे, बाल गृह और एक बाल संप्रेक्षण गृह। देखिए थोड़ा सा बस डिफरेंस है, तो उसमें पूरा परिभाषा भी चेंज रहता है। अब इसमें बाल गृह में कौन कौन आएंगे, ऐसे बच्चे जिनको आश्रय की जरूरत है, देख रेख की जरूरत है, संरक्षण की आवश्यकता है और उनका अवधि जो रहेगा दीर्घावधि, लंबे समय तक उनको आश्रय, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है। तो ऐसे बच्चों को कहाँ रखा जाएगा, बाल गृह में। अगला है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति जो है आदेश देगा, कोई बच्चे पहुंचे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा उसको डाल देंगे, ऐसा नहीं। जिन बच्चों को बाल कल्याण समिति बोलेगा कि इनको बाल गृह में रखो, ऐसे करके उनको रखा जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में कितने हैं, टोटल 6। अच्छा 6 टोटल सिर्फ गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट खुद से बनाया है वो 6 है, 37 प्राइवेट है। तो टोटल हमारे कितने बाल गृह हैं, 43। इसको याद रखेंगे, इस नंबर को याद रखेंगे, इस नंबर को याद रखेंगे। लास्ट है बाल संप्रेक्षण गृह। अब बाल संप्रेक्षण गृह में किसको रखा जाएगा, किशोर न्याय बोर्ड जो है वो जिन बच्चों को आदेश देगा कि इन बच्चों को बाल संप्रेक्षण गृह में रखो, तो उनको रखा जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, एक सुधार गृह है, एक टाइप का। तो इसमें किस टाइप के बच्चे को रखा जाएगा, जिनको सुधार की आवश्यकता है, मतलब जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया है, मतलब रूल फॉलो नहीं किया है, रूल तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, उनको रखा जाएगा। और दूसरे उनको जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं कि इसने ऐसा काम किया है, इसने चोरी की है, इसने डकैती की है, इसने इस चीज में हेल्प की है, तो ऐसा प्रकरण जो है विचाराधीन है कि हाँ डिसीजन नहीं आया है लेकिन उनके ऊपर प्रकरण चल रहा है, तो ऐसे बच्चे को भी बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाएगा। अब राज्य में टोटल कितने हैं, टोटल 14 है, उसमें से 11 जो है बॉयज के लिए है और 3 गर्ल्स के लिए। इस चीज को याद रखेंगे कि गर्ल्स के लिए कौन कौन सा है, राजनांदगांव में एक है, अंबिकापुर में है और जगदलपुर में है। इन 3 जगहों पे गर्ल्स के लिए बनाया गया बाल संप्रेक्षण गृह और 14 तो बॉयज के लिए, मतलब टोटल 11 बॉयज के लिए। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 14 हमारे यहाँ बाल संप्रेक्षण गृह है। तो इस तरह से देखते हैं हमारा योजना का पार्ट, जो कि कौन से विभाग का है, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग जो है वो जितनी भी तरह की योजनाएं चालू किए हैं, चला रहे हैं, वो सारा का सारा किसमें इंक्लूड, इतना सारा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का भी है। हम लोगों ने दोनों डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर जिसने पुराना वीडियो नहीं देखा है वो सब देख लीजिए, उसमें सारा का सारा जो योजना है वो इस विभाग से रिलेटेड वो सारा का सारा कवर कर दिया गया है। तो ये तो यहाँ कंप्लीट होता है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर किसी को टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, मतलब हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। हमारा एक ऐप है IA ट्यूटोरियल्स, इस ऐप में जाएंगे तो आपको सारे तरह जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, उन सभी के टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं इसमें। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और जो भी क्लास और अटेंड करना चाहते हैं वो सब आप लोग को इस ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।